मॉर्निंग स्टूडेंट। आज से हम लोग अपने पढ़ाई में ऑफलाइन वाले में ही एक टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं एक नए तरीके से। जैसे अभी तक क्या हो रहा था कि जो भी क्लास में टेस्ट वगैरह ले रहे थे तो वो टेस्ट का कॉपी आपको करेक्शन करने के बाद में दे रहे थे, और उसके बाद में आप में से कुछ लोग जो टेस्ट दिए थे वो तो थोड़ा सीरियस था, कहाँ गलत है नहीं है, 1-2% स्टूडेंट आकर के पूछता भी था। लेकिन अधिकांश स्टूडेंट बस ऐसे ही कितना मार्क्स आया मेरा, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स, ना तो उसका क्या सही आंसर होना चाहिए था, इसके लिए ना तो वो नोट्स पलट करके देखता है और ना ही पूछने की हिम्मत जुटा पाता है फैकल्टी वगैरह से। तो हमने क्या डिसाइड किया कि इस बार से आपको इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते चले जाएंगे, और इस बार से आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। जब कभी भी टेस्ट होगा तो उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर देंगे, ताकि अगर कहीं मिस्टेक हुआ है, क्या लिखना चाहिए था सही में, जिससे हमें फुल मार्क्स मिल सके। और इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे 12th में भी, यानी कि अभी 11th में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ये टेस्ट हुआ था, वो दिए हैं। अच्छे से आप देखोगे, और मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जो आंसर शीट आपको मिला है, एटलीस्ट टेस्ट दिए हैं तो जहां मिस्टेक हुआ है एक अलग सीट में आप उसको लिखो जो सही होना चाहिए वो, और उसी में उसको स्टेपल कर दो। ओवरराइट मत कीजिए, जो पहले बना हुआ है उसको ओवरराइट नहीं कीजिए, जो सॉल्यूशन सही होगा उसको आप स्टेपल कर दीजिए वहां पर। इससे बेनिफिट ये होगा कि एक बार में जो आपने मिस्टेक किया है, अब वो मिस्टेक फिर दोबारा नहीं होने वाला है, यानी कि इस तरह की गलती फिर आगे नहीं होगी आपसे, और उस कंडीशन में आप परफॉर्म कर पाओगे बेटर। जब आपके स्कूल एग्जामिनेशन में, फाइनल एग्जामिनेशन में, या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में ही आया तो भी आपका मिस्टेक नहीं हो पाएगा। तो इसको थोड़ा सा आप अप्लाई करोगे, टेस्ट को थोड़ा सा रेगुलर दीजिएगा। आप में से कई लोग तो स्टूडेंट जो हैं वो टेस्ट दिए ही नहीं थे, तो उनके लिए मेरा सजेशन होगा कि आपको टेस्ट देना चाहिए। और वैसे हमने ये पीडीएफ आपको सेंड कर दिया है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दिया है, और ये आपके ऐप में भी अवेलेबल है। आप वहां से भी देख सकते हो इसको कि कहां पर किस तरीके से बताया गया था, कौन सा क्वेश्चन था। हमने आपको सजेस्ट किया था कि आपको टेस्ट देना चाहिए, और एटलीस्ट टेस्ट दोगे तभी पता चलेगा कि हाँ कहां पर क्या लिखना था। जैसे ये सेट ए था और सेट बी, टोटल 4 सेट था इस बार के टेस्ट में, ए बी सी डी, लेकिन 4 में से सही तरीके से माना जाए तो ए और बी यही 2 सेट था, और सी और डी इन्हीं को मिक्स करके, यानी कि कुछ क्वेश्चन ए का बी में और कुछ क्वेश्चन बी का सी में, इस तरीके से मिला करके बनाए थे। लेकिन ए और बी दोनों बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट क्वेश्चन है, और दोनों सेट अभी आपको स्क्रीन पर सामने दिख रहा है, आपके पीडीएफ में भी दिए हैं, आप वहां से भी मैच कर सकते हो। बट लेवल दोनों का सेम रखने का कोशिश किए हैं, तो दोनों क्वेश्चन को सामने सामने देखोगे तो ये पता चलेगा कि हाँ बिल्कुल सेम था। जैसे देखो फर्स्ट वाले में सेट ए में क्वेश्चन था व्हाट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, और यहाँ है व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, यानी कि दोनों लॉ से ही रिलेटेड है। अब देखिए इसका बेनिफिट क्या है, 2 पीरियोडिक टेबल आपको पढ़ना है, एक मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और दूसरा मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो अगर आप टेस्ट के क्वेश्चन पर भी डिपेंड करते हो तो चांसेस बनता है कि जो मेजर पार्ट है वो आपका कवर हो जाए, आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो इस तरीके से सेट ए का था क्वेश्चन, ये सेट बी का था, और उसी अनुसार से फिर सेट ए और सेट बी के बाद में फिर सेट सी और सेट डी का था। यहाँ सेट सी है, सेट डी है, यहां पर सीक्वेंस में नहीं मैच करेगा, लेकिन क्वेश्चन का कंटेंट वही है, ऊपर नीचे हो गया है। जैसे यहां पर देखो आप स्टेट न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव है, और इसमें डोबेर्नियर ट्रायड्स रूल आएगा। देखो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट डोबेर्नियर ट्रायड्स रूल, तो यहां ये होना चाहिए था। तो क्वेश्चन हमने आपको सेंड किया है, हमने तो आपको व्हाट्सएप भी किया था कि अगर आप टेस्ट किसी वजह से अपीयर नहीं हो पाए हैं, टेस्ट नहीं दे पाए हैं, तो एटलीस्ट कम से कम आप इसका एक सॉल्यूशन जो है अपनी आंसर शीट में जो है वो लिख लो, और खुद से देखो कि आप कितना सही कर सकते हैं। ये वीडियो उसी के लिए बनाया है हमने। अब आ जाते हैं इसके आंसर पर, ताकि आप इसके आंसर को समझ सको कि किस तरीके से हमें लिखना था, क्या करना था, वैसे करके। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन था, दोनों सेट में था, व्हाट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। एक चीज ध्यान दोगे, जब लॉ कहा जाए किसी का भी, पूरे केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह में कहीं पर भी, तो लॉ में अपनी तरफ से कुछ एक्सप्लेनेशन मत डालो, लॉ को बिल्कुल एकदम लाइन बाय लाइन लिखो, जो लॉ बताता है वो। हाँ, उसके बाद में फिर अगर आपका जो दिमाग में जो एक्सप्लेनेशन आ रहा है, जो कंसेप्ट आपका है, उसके बेसिस पर आप एग्जाम्पल में उसको
अपनी तरीके से लिख सकते हो, बट जब लॉ कहा जाए तो इसको बिल्कुल एकदम जैसे लॉ बताता है उस तरीके से ही लिखना चाहिए, मेजर पार्ट को कवर करना चाहिए। जैसे कई बार में आपके टेस्ट में देखे क्या कि मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पूछा गया है और आप बता रहे हैं कि इसमें कितने ग्रुप और कितने पीरियड हैं, ये तो लॉ नहीं बताएगा। लॉ तो बता रहे हैं कि वो किस पर डिपेंड करता है। जैसे मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के एटॉमिक मास के रिलेशन को बताता है, और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज और एटॉमिक नंबर के बीच के रिलेशन को बताता है। यहां पर इनके लॉ को लिखे तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पेरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, यानी इस जगह पर एटॉमिक मास को कंसीडर किया गया है। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में देखोगे तो बिल्कुल ये ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, दोनों बिल्कुल एकदम सेम है। डिफरेंस कहां पर है, यहां पर यूज किया गया है एटॉमिक नंबर, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में एटॉमिक नंबर और मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ में एटॉमिक मास है। बट जब लिखने के लिए कहा जाएगा तो ये पूरा पार्ट आपको लिखना चाहिए इसके अनुसार से। फिर इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन के बाद में सेकंड क्वेश्चन में हाउ मेनी ग्रुप्स एंड पीरियड्स वाज इन ओरिजिनल मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। आप नोट्स देखोगे उसमें भी हमने लिखवाया है कि मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल के ओरिजिनल में पीरियड्स का नंबर 12 था और ग्रुप का नंबर 8 था, जिसको रोमन में हम लोग 1 to 8 करते थे। फिर बाद में इसको ए बी में क्लासिफाई किया गया। तो बाकी कई लोग जो लिखे ए भी है बी भी है वो सब मत लिखिए, जितना पूछा जाए बस उतना लिखिए। इट हैज 12 पीरियड 8 ग्रुप, और मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड और 18 ग्रुप होते हैं। यह था मॉड सेकंड क्वेश्चन। आप देख लीजिएगा आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये आपका सिलेबस के पहले का पार्ट, जिसको यानी कि नीचे क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। इसमें से एक सेट में था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव और दूसरे में था डोबेर्नियर पीरियोडिक लॉ। आप में से कई लोग अच्छा किए, एक्सप्लेन भी किए हैं उस पार्ट को। जैसे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव बताता है कि जब एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अनुसार से अरेंज करते हैं तो 8th एलिमेंट का प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट के प्रॉपर्टीज से मैच करता है। बिल्कुल सही है। अब आप कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, नहीं भी लिखे हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो अगर आप इतना भी लिखते हो तो यहां पर भी आपको मार्क्स मिलेगा, यानी कि इसमें आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। फिर दूसरा था डोबेर्नियर ट्रायड्स रूल। यहां पर ये ट्रायड्स रूल, जो ट्रायड्स रूल बताया गया है, वो जब कभी भी कोई रूल्स आए तो बिल्कुल उसको एकदम सेम लिखना है। यहां पर भी इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इस जगह पर भी रूल्स को हमने बस वैसे ही लिखा है। इसके बाद में सी और डी का ये क्वेश्चन का ही आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस वाले पार्ट में ही 2 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं अभी। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन की तरफ में आते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया, सॉरी। फर्स्ट क्वेश्चन था आपका मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ से रिलेटेड। सेकंड क्वेश्चन में था पीरियड्स एंड ग्रुप के नंबर से रिलेटेड। थर्ड क्वेश्चन में था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव एंड डोबेर्नियर पीरियोडिक लॉ। और फोर्थ क्वेश्चन में था, यहां देखना ध्यान से, फोर्थ वाले क्वेश्चन में था नेम द एलिमेंट विच हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक्सेप्शनल कंडीशन था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज करता है, लेकिन एक्सेप्शनली फ्लोरीन की जगह पे क्लोरीन का है। ये गलत क्वेश्चन भी है, तो यहां एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। सिर्फ पूछा गया कि कौन सा एलिमेंट है, तो सिर्फ हम भी वही लिखेंगे, क्लोरीन। और यहां पूछा गया था कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू फ्लोरीन का आता है, इट इज द फ्लोरीन। इसके बाद में व्हाट वुड बी द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी ऑफ एलिमेंट विच हैज एटॉमिक नंबर 15। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी के लिए हमने बताया था कि आप कॉन्फ़िगरेशन लिखो। ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है इसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इनका 5 हो गया, और 5 है तो वैलेंसी 3 होगा। याद करो टेबल 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, और वैलेंसी का आया था 1 2 3 4, उसके बाद फिर घटने लगा था 3 2 1 0, तो उसके अनुसार से यहां पर ये 3 है। बिल्कुल सेम कंसेप्ट यहां पर भी अप्लाई किए हैं क्लोरीन के केस में। क्लोरीन के केस में भी देखोगे तो इनका 17 है, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 287, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनका 7 आ गया और वैलेंसी 1। ये क्वेश्चन नंबर 5। ये 5th क्वेश्चन तक 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, यानी कि 1 वर्ड टू 1 सेंटेंस। इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा आप एक्सप्लेनेशन दोगे गलती का चांसेस उतना ही ज्यादा है। तो अगर टू द पॉइंट पूछा जा रहा है तो टू द पॉइंट आप लिखिए। अगर पूछा जा रहा है कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, तो फ्लोरीन। अब ये फ्लोरीन के कंपैरिजन में क्लोरीन का क्यों ज्यादा हुआ, यहां लिखने का जरूरत नहीं है।
तो प्लीज इन सब बातों पे गौर करोगे, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स का मार्क्स कट जाता है ज्यादा बताने के चक्कर में। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में यहां पर आते हैं, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था तो आपको लिखना भी चाहिए, तो उसी अनुसार से जैसे यहां पर एक क्वेश्चन था आपका, एक एलिमेंट है 116, तो इसका आयुपैक नेम लिखना था। तो 116 है, तो 1 के लिए हम लोग लिखते हैं अन, फिर 1 है, इनका आ गया अन, 6 के लिए आ गया हेक्स और ईएम, और सिंबल हो जाएगा UUH। इनका जब हम लोग पोजीशन प्रिडिक्ट करेंगे तो पोजीशन के लिए क्या बताया था आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पर इनका लास्ट में आता है 7p4 और स्टार्टिंग में आता है 7s2। तो P ब्लॉक एलिमेंट है, तो यहां पर ये पहला पार्ट P ब्लॉक, ग्रुप का नंबर, S का इलेक्ट्रॉन, P का इलेक्ट्रॉन और 10, तो S पर 2, P पर 4, तो 2 4 6 एंड 10 16, और ये 7th पीरियड का है। इसी तरह से सेट बी में क्वेश्चन था 117 का था। देखो दोनों क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल सेम है। यहां हो गया अनसेप्टियम, ये भी पी ब्लॉक का, और ये ग्रुप 17th और 7th पीरियड से बिलोंग करता है। ये सारा कुछ क्वेश्चन आपके कॉपी में करवाया हुआ है, लेकिन एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं ताकि ध्यान में आ जाए कि हाँ ये सब कुछ बताया गया था। अब इसके बाद में आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये भी बिल्कुल थ्योरेटिकल पार्ट है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। यहां कहा गया था क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय आयोनाइजेशन एंथैल्पी, व्हाई द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज एक्सेप्शनली हायर देन ऑक्सीजन। आयोनाइजेशन एंथैल्पी में भी मिस्टेक किए हैं आप लोग, आपने अधिकांश लिखे हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, नहीं ऐड कीजिए, क्लास में भी याद करो बताया था, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ आइसोलेटेड गैसेस एटम, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट भी लिखना जरूरी है और आइसोलेटेड गैसेस एटम लिखना भी जरूरी है, क्योंकि सॉलिड से आप जो एनर्जी दोगे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो उसमें उसका इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन भी काम शामिल होगा, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन शामिल होगा, यानी कि एक स्टेट को दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करने का जो एनर्जी चेंज है वो भी उसमें ऐड होता है, तो उसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी नहीं कहेंगे, तो आइसोलेटेड गैसेस एटम लिखोगे। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यहां पर आप कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 याद करो, कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखेंगे तो इनका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा हीलियम 2s2 और 2p3, ये हीलियम 2s2 2p3। वहीं अगर ऑक्सीजन का लिखते हैं, एटॉमिक नंबर 8 है, इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये आएगा हीलियम 2s2 और 2p4। इनका हाफ फील्ड p ऑर्बिटल होने की वजह से नाइट्रोजन का स्टेबिलिटी ज्यादा है, और जिनका स्टेबिलिटी ज्यादा है वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, तो ये इसका रीजन था। फिर इसके बाद वाले क्वेश्चन में था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से रिलेटेड, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लास में बताए थे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ठीक रिवर्स हो जाएगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में हम एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं और एनर्जी रिलीज होता है। अब इसमें क्लोरीन का क्यों ज्यादा हो गया फ्लोरीन से, उसका एक्सप्लेनेशन, उसका रीजन यहां दिया गया कि फ्लोरीन का साइज छोटा है, और इस छोटे साइज में जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो पहले से अवेलेबल इलेक्ट्रॉन और इस एडेड इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, और इस रिपल्सन के अगेंस्ट में आपको इलेक्ट्रॉन डालना पड़ रहा है, यानी आपको एनर्जी खर्च करना पड़ रहा है। तो एज ए रिजल्ट जो आउटपुट वैल्यू आ रहा है उसमें से आपने जो खर्च किया उसको माइनस करना पड़ेगा, और जब आप माइनस करोगे तो क्लोरीन का ऑब्वियस ज्यादा हो गया। तो एक्चुअली क्लोरीन का ज्यादा नहीं हुआ, फ्लोरीन का कम हो गया है। उस वक्त में भी हमने समझाया था कि क्लोरीन अपने ट्रेंड के अनुसार से ही चल रहा है, लेकिन फ्लोरीन का कम हो गया, और इतना कम हो गया कि क्लोरीन का वैल्यू उससे ज्यादा हो गया एज यूजुअल। तो ये इसका रीजन था। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। इसके बाद में फिर व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रेडिक्टेबल, बिल्कुल थ्योरेटिकल पोर्शन, यहां पर कुछ खास एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं था, ये बताया हुआ है, आपकी कॉपी में लिखवाया हुआ है। अब चूंकि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो सिर्फ ये हेडिंग डालने से काम नहीं चलना था, कुछ कुछ आपको लिखना चाहिए था। जैसे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन ये कहा गया, तो इस जगह पर आपको बताना चाहिए था कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन में कैसे गलत है, बताना चाहिए आपको कि ये नन मेटल है बट इट इज प्लेस्ड विथ अल्कली मेटल। हीलियम का पोजीशन कैसे गलत है,
तो हीलियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में इंटर करता है बट इट इज प्लेस्ड इन पी ब्लॉक, ये गलत है। लैंथेनाइड एक्टेनाइड का कैसे गलत है? तो लैंथेनाइड और एक्टेनाइड्स को मेन बॉडी पार्ट से बाहर कर दिया गया और फिर इनके सारे ग्रुप ऑफ एलिमेंट को लैंथेनम के पोजीशन को दे दिया गया, एक्टेनाइड को एक्टिनियम का पोजीशन दे दिया गया। वैसे मेंडलियस पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स को कंसीडर किया गया, तो आइसोटोप्स का तो एटॉमिक मास अलग अलग है, एक कार्बन 12 है, दूसरा कार्बन 14 है, तो कार्बन 12 का अलग पोजीशन होना था, 14 का अलग पोजीशन था। लेकिन यहां पर इन दोनों के लिए अलग अलग पोजीशन के बजाय कार्बन को सिर्फ रखा गया, 12 का पोजीशन दिया गया, 14 का नहीं दिया गया, तो ये इनके ड्रॉबैक में था। हाइड्रोजन वहां पर भी विवाद में था। इसके बाद में इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते वक्त में कुछ एक जगह पर मिस्टेक कर दिया इनके पीरियोडिक टेबल में। जैसे पोटासियम का 39 है एटॉमिक मास, आर्गन का 40 है एटॉमिक मास, तो 40 पोटासियम के बाद में आने चाहिए थे, लेकिन इनके पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैस का आर्गन को पहले रखा गया, उसके बाद पोटासियम को, तो इस जगह पर लॉ का वायलेशन हो रहा है, यानी कि आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो नहीं किया है। कोबाल्ट निकल के केस में भी वैसे ही था, हम लोग डिस्कस कर चुके थे इसके बारे में। इसके बाद में आया था यहां पर, ये पता नहीं क्यों कई लोग जो है मिस्टेक कर दिए, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए था। यहां फॉर्मूला लिखना था सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन का। हमने सिंपल कंसेप्ट बताया था कि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है, कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 2 8 4, ऑक्सीजन का 8 है, इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2 6, यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, यहां 6, तो अब इस जगह पर अगर इनके वैलेंसी को लिखा जाए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी दिख रहा है, तो इनका वैलेंसी 4 और इनका वैलेंसी 2। फार्मूला लिखते वक्त में क्या बताए थे कि दोनों एक्सचेंज होता है, यानी यहां 4 और इस जगह पर 2। अब ये सिंपलेस्ट रेशियो में आना चाहिए, इस जगह पर 2 आएगा और यहां 1, ये दोनों एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज करेंगे और एक्सचेंज करेंगे तो यहां वैल्यू कितना आ गया, SiO2। ये सिलिकॉन और ऑक्सीजन का कंपाउंड बना। उसी तरह से अगर हम लोग मैग्नीशियम और सल्फेट का बनाते हैं, यहां सल्फेट है, कई लोग तो सल्फेट ही नहीं लिख पाए थे। मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है और सल्फेट SO4, इनका वैलेंसी भी 2 होता है, क्योंकि SO4 के ऊपर में 2 माइनस चार्ज आता है। ये सल्फेट इस तरीके से होता है, SO4 2 माइनस, यहां पर तो इनका 2 आया, दोनों का 1 1 आ जाएगा रेशियो, और जब फार्मूला लिखेंगे तो मैग्नीशियम सल्फेट हो गया MgSO4। फिर था मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट, इनके साथ में अभी हम लोगों ने लिखा मैग्नीशियम का वैल्यू कितना आ गया 2, और फॉस्फेट कहा जाता है PO4 3 माइनस को, यानी फॉस्फेट PO4 का वैलेंसी 3 हो गया, और ये जब एक्सचेंज करेगा तो फॉस्फेट का वैलेंसी मैग्नीशियम के पास में और मैग्नीशियम का वैलेंसी फॉस्फेट के पास में, यानी Mg3PO4 होल ट्वाइस। अब आप मिला लीजिएगा, देखिएगा कि आपने क्या आंसर लिखा था और होना क्या चाहिए था। ये था क्वेश्चन सेट ए का, और बिल्कुल इसी कंसेप्ट पर सेट बी का भी क्वेश्चन था, सिर्फ थोड़ा सा फर्क दे दिया था, एलिमेंट बदल दिए थे। यहां एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 और ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, एक्सचेंज करेगा एक दूसरे के पास में, तो इनका फार्मूला आ गया Al2O3। यहां कैल्शियम एंड फॉस्फेट था, मैग्नीशियम और फॉस्फेट वहां था, कैल्शियम का 2 और फॉस्फेट का भी लिखे हैं 3, इस जगह पर फार्मूला आ गया Ca3PO4 होल ट्वाइस। यहां मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, दोनों का सिंपलेस्ट रेशियो हो गया 1:1, यानी फार्मूला जब लिखेंगे तो इनका फार्मूला हुआ MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये 11th का क्वेश्चन नहीं था, और फिर भी अगर आप गलती किए हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हो, तो थोड़ा सा ध्यान दो। पढ़ाई कर रहे हैं तो रियल में पढ़ाई होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि खाना पूर्ति के लिए। अब ऐसा ऐसा क्वेश्चन दे करके, ये 11th स्टैंडर्ड का तो क्वेश्चन था ही नहीं, ये सब तो जो अंडर 10 क्लास का क्वेश्चन था, और उसके बावजूद भी अगर आप मिस्टेक किए हैं तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, मेहनत कीजिए, 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में ज्यादा परेशानी बढ़ जाएगा। इसके बाद में डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ क्लोरीन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। अभी देखिए पूरा कैलकुलेशन बेस्ड था, न्यूमेरिकल बेस्ड था। हमने सिंपल बताया कि जैसे अगर हमें क्लोरीन का निकालना है 17 है, पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख लो,
2, 8, 7। स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू निकालेंगे सिग्मा का। यहां 7 इलेक्ट्रॉन है तो 6 कंसीडर करेंगे, 6 इंटू 0.35 प्लस यहां 8 है तो सेकंड सेल वाले के लिए 0.85 स्क्रीनिंग कांस्टेंट वैल्यू है, प्लस यहां पर 2 है तो 2 इंटू 1.0। समझने वाला मेन पार्ट यही था। यहां से वैल्यू सिग्मा का निकल गया, और जब इनका शील्डिंग इफेक्ट वैल्यू निकालेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगा Z माइनस सिग्मा। Z का वैल्यू 17 और सिग्मा ये जो कैलकुलेट करोगे उसको यहां लिखोगे। ये क्लोरीन का, इसी तरह से क्लोरीन के जैसा ही हम लोग फिर निकाल लेंगे किनका, पोटेशियम का। पोटेशियम में 19, यहां देखोगे थोड़ा सा अलग आता है कंसेप्ट, 2, 8, 8, 1। यहां आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो सिग्मा का वैल्यू निकालेंगे तो 1 कम होता है, तो 1 कम यानी कि 0, तो 0 इंटू 0.35 प्लस सेकेंड पार्ट यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इंटू 0.85 प्लस रेस्ट इलेक्ट्रॉन। तीन ही पार्ट तो बताए हैं, वैलेंस सेल, पेनल्टीमेट सेल एंड रेस्ट सेल। तो रेस्ट सेल में 10 इलेक्ट्रॉन है तो यहां आपको लिखना होगा 10 इंटू 1.0। यह पोटासियम का था, सिग्मा निकल गया, और सिग्मा निकल गया तो फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल लोगे Z माइनस सिग्मा करके। थर्ड वाले क्वेश्चन में यहां निकालना था हम लोग को कैल्शियम का। कैल्शियम का 20 होता है, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2, 8, 8, 2। यहां पर भी वैलेंस सेल, पेनल्टीमेट सेल एंड रेस्ट सेल, यही कंसेप्ट है। उल्टा चलते हैं, रिवर्स की तरफ में चलते हैं। सिग्मा का वैल्यू 1 लेस देन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो खुद ही है वो, तो यहां 1 इंटू 0.35 इसका हो गया। फिर 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इंटू 0.85 प्लस यहां 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इंटू 1.0। अब यहां से सिग्मा निकाल लिए, अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z माइनस सिग्मा। अब ये सिर्फ कैलकुलेशन है, गुना भाग हम नहीं कर रहे हैं, ये आपके लिए छोड़ दिए कि आप इसमें कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ये तो जिस तरह से यहाँ पे फर्स्ट का निकाले हैं, हमें लगता है कि अगर भूल भी गए होगे तो यहां से याद आ गया होगा। बिल्कुल सेम कंसेप्ट सेट बी का भी निकालेंगे हम लोग। नाइट्रोजन का, सोडियम का और एल्यूमिनियम का निकालना था। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये आएगा यहाँ 2, 5। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है। सिग्मा का वैल्यू निकालेंगे तो ये वैलेंस सेल है, तो यहां आ गया वैल्यू 4 इंटू 0.35 प्लस यहां 2 इंटू 0.85। मेन सिग्मा ही निकालना है। जब सिग्मा निकल गया वैल्यू तो फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकल जाएगा Z माइनस सिग्मा। नाइट्रोजन के बाद में फिर सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ था आपके लिए सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो यह आएगा 281। सिग्मा का वैल्यू निकालो, ये 1 है तो कितना हो जाएगा 0, तो 0 इंटू 0.35 प्लस 8 इंटू 0.85 और प्लस यहां पर ये वैल्यू आ गया 2 इंटू 1.0। ये निकल जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू। अब ये नहीं निकलोगे, अगर आपसे नहीं निकलता है तो आपके अगल बगल में कोई 5-6 क्लास का बच्चा होगा, उसको दीजिएगा, वो निकाल लेगा। अब ये तो तौहीन वाली बात होगी, इतना तो करना होगा आपको। इसके बाद आते हैं आगे हम लोग एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का 13 होता है, इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2, 8, 3। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू हो गया 2 इंटू 0.35। और स्टार्टिंग वाले एलिमेंट का 3 लेते हैं, 0.35 लेते हैं, 0.35 प्लस 8 इंटू 0.85 और प्लस 2 इंटू 1.0। यहां पर भी उसी तरीके से पीछे से चलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन कम करेंगे, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ही हम लोग निकाल रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो वो तो खुद रहेगा वैल्यू, वो किसी दूसरे पर डिपेंड करेगा नहीं, तो उसको हम लोग आगे की तरफ में शिफ्ट करते चले जाएंगे। तो ये इतना कुछ आपके टेस्ट से रिलेटेड था। अब आप अच्छे तरीके से मिलाओगे, और मेरा तो सजेशन यही रहेगा, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, तो आप ये बूंद कलेक्ट कीजिए, उसको जमा कीजिए, और फिर जब वो एक इफेक्टिव फॉर्म में आएगा तब उसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा।
अब इससे ज्यादा कुछ सहूलियत नहीं हो सकता है कि जो पार्ट ऑलरेडी लिखवाया हुआ है, जो बताया हुआ है, उसी सारे पार्ट को हम लोग यहां पर इतनी जगह पर ये एक्सप्लेनेशन दिए, आपको एक्सप्लेन करके बताए हैं कि यहां पर ये होता है, इस तरीके से होता है। तो इसको आप कर लीजिएगा। और बाकी हम लोग अब रेगुलर क्लास में आगे बढ़ेंगे। केमिकल बॉन्डिंग भी चल रहा है, केमिकल बॉन्डिंग का भी टेस्ट लेंगे, तो उससे रिलेटेड भी बाकी का एक्सप्लेनेशन वगैरह जो भी होगा तो वीडियो बना करके दे देंगे। तो जब आपको मौका मिलेगा तब आप उसको देख सकते हो। अगर मान ली कि आप में से किसी का ऐप फंक्शन में नहीं है तो कोई बात नहीं है, ऐप फंक्शन में नहीं है, आप यूट्यूब से डाल सकते हैं, इसको हम यूट्यूब पर देख लेंगे। स्कॉलर क्लासेस का चैनल है, आप सर्च करोगे और उसको सब्सक्राइब आप कर लीजिए, ताकि जो भी आए इंफॉर्मेशन तो वो आपको पता चल सके कि यहाँ कहाँ पर क्या है। और इस कंसेप्ट को हम लोग 12th में भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक। थैंक यू। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।